नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी हस्ती का है साहित्य के क्षेत्र में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मणि मोहन मेहता जी। ये किसी नाम का या परिचय के मोहताज नहीं है, चूँकि साहित्य के क्षेत्र से लेकर यदि कहें तो प्रोफेसर भी हैं, तो सभी लोग करीब करीब जानते हैं और बहुत सरल स्वभाव के हैं। मणि मोहन मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकल टॉक में। आज का कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे थे, तभी एक बड़ी घटना घटी और वो घटना थोड़ी हास्यप्रद है। चूँकि हमारे जो अतिथि हैं, उन्होंने जो हमें समय दिया था, उस बीच जब उनका सुबह फ़ोन आया तो उन्होंने हमें बड़े ही एक निराले अंदाज में बताया कि हम थोड़ा सा टाइम, हमें ऊपर से आदेश मिला है कि शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने हैं। तो मैं बड़ा अचंभित हो गया, मैंने इसमें ऐसा कौन सा काम या कौन सा संकट वाला काम आ गया कि जिसमें शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने हैं और उसके लिए टाइम पोस्टपोन किया जा रहा है। बहरहाल ये एक हंसने के लिए बात थी और सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। तो मैं शुरू करने के पहले कुछ जो एक शुरू करूं, उसके पहले मैं जरा, चूंकि कविता के संबंध में ही मैं आज प्रश्न करूंगा, साहित्य के संबंध में, साहित्य की स्थिति के संबंध में। तो लिखने से डरता हूं मैं कविता। आज जो कवियों की स्थिति हो गई है उसके बारे में मैं बोल रहा हूं। लिखने से डरता हूं मैं कविता, कहीं कोई चुरा ना ले। व्यवसायीकरण के दौर में कविता भी अब बाजारू हो गई है। व्यवसायीकरण के दौर में कविता भी अब बाजारू हो गई है। यह कविता का अर्थ किसी और से ना लगा लेना। यह कविता का अर्थ किसी और से ना लगा लेना। लिखता है कोई कविता और पढ़ देता है कोई और कविता। काव्य गोष्ठियों के मंचों पर बिकती है कविता, वैसे लिखी नहीं है मैंने कोई कविता। वैसे लिखी नहीं है मैंने कोई कविता। लिखने से डरता हूं कोई चुरा ना ले कविता। देखा है मैं उन्हें पढ़ते हुए दूसरों की कविताएं, बटोरते हुए वाहवाही भी, पर कवि का काम तो सृजन करना है। कहाँ रुकता है वह सृजन करने से, पर मैं लिखने से डरता हूं कविता। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज के पॉडकास्ट के लिए मणि मोहन जी से बहुत सारी बात करूंगा कि आखिर क्या कारण है कि एक साहित्य के क्षेत्र में उदासीनता सी स्थिति दिखाई दे रही है। ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं या ये आपको भी लगता है? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ प्रदीप जी। कविता की या साहित्य की, जब हम कविता की बात करते हैं तो कविता में केवल कविता नहीं होती, उसमें कहानी, कथा, उपन्यास, निबंध, कथेतर, गद्य वगैरह तमाम चीजें आती हैं। तो एक तो ये माने लगभग सिद्ध बात है कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूं, मतलब एक अतीत की तरफ ले चलूं, मैं 90 के पहले की तरफ आपको ले चलूं। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग कहीं यात्रा पर जाते थे तो लगभग हर रेलवे स्टेशन पर, भले ही वो कितना भी छोटा रेलवे स्टेशन हो, वहाँ एक दुकान किताबों की होती थी जी, है ना। व्हीलर्स के नाम से, AH व्हीलर्स या इस तरह के अलग अलग कुछ नाम होते थे, जिसका भी ठेका होता था। तो वो व्हीलर्स की एक दुकान होती थी और उन दुकानों पर तमाम जो साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक पत्र पत्रिकाएं और जो जाने माने और जो प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, उनकी उपन्यास और उनकी कहानियां और उनकी कविताओं की पुस्तकें वहाँ उपलब्ध होती थी जी। और बच्चों की किताबों का भी बड़ा एक विपुल भंडार हम लोग उस समय देखते थे। बिल्कुल सही बात है। डायमंड पॉकेट बुक्स की बहुत सारी, चंदा मामा वगैरह, तमाम चंपक, हाँ ये सब बहुत अच्छी। तो उन दिनों में आप याद करिए, जब हम यात्रा में जाते थे तो कोच के अंदर लगभग हर तीसरे या चौथे व्यक्ति के हाथ में कोई ना कोई मैगजीन, कोई ना कोई पत्रिका या कोई उपन्यास होता था जी, है ना। इसी तरह से बच्चे जो होते थे, उन बच्चों को भी आप देखिए कि वो जब कभी ट्रेन रुकती थी तो कई बार तो वो माँ बाप से जिद करके, कई बार वो खुद उतर के, और जो 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकी है वो दौड़ के जाके किताब खरीद के और फिर वापस चढ़ते हुए हम देखते थे। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक किताबों की संस्कृति, हम जिसे कह रहे हैं एक अपने साधारण शब्दों में, तो एक किताबों का बुक कल्चर था, किताबों की एक संस्कृति थी और उसके बीच में ही हम लोग सब जी रहे थे और हमारे बच्चे आदि जी रहे थे।
फिर धीरे धीरे ये समय बदला, क्योंकि कविता लिखना मतलब कविता के बारे में एक बड़ी बारीक चीज आपको बताता हूँ प्रदीप भाई मैं, कि एक लेखक और एक पाठक के बीच में बहुत बारीक सी सीमा रेखा होती है। जैसे ये पॉडकास्ट जब आपने शुरू किया जी, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप कविता पढ़ेंगे। मुझे लग रहा था कि आप परिचय देने के बाद सीधे मेरे से बातचीत करने लगेंगे जी। लेकिन कविता आपने पढ़ी जी, तो कविता हम लोगों के अंदर रहती है, बिल्कुल सही, आम पाठक के साथ भी रहती है। तो एक बारीक सी सीमा रेखा होती है कवि और पाठक के बीच में। कभी कभी वो जो पाठक होता है वो सीमा रेखा को क्रॉस कर जाता है, पार कर जाता है और वो कविता लिखने पढ़ने लगता है। कई बार उल्टा भी इसका होता है कि अच्छा खासा लिखता हुआ लेखक या कवि उस सीमा रेखा से इस तरफ आ जाता है, और वो अपना बंद कर देता है, जिसे हम लोग अपनी साहित्यिक भाषा में या लिटरेरी लैंग्वेज में उसको कहते हैं राइटर्स ब्लॉक। माने कोई मन नहीं कर रहा, आपका कुछ लिखने का मन नहीं कर रहा है और आपने लिखना कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया या बंद कर दिया टेम्परेरी, तो ये स्थिति होती है। तो ये पूरा एक किताबों की संस्कृति थी जिसके बीच में हमारा समाज और हम लोग जी रहे थे, उसका ह्रास हुआ है धीरे धीरे, शनै शनै हुआ है। उस पर हम आगे पॉडकास्ट में बात करेंगे कि कैसे हुआ है। तो मैं एक बात ये, चूंकि आपने ये कहा, तो ये कैसे मेंटालिटी, मतलब किताब, ये जो कवि की अपन कहें कल्पना, कि कवि कल्पना एक स्वाभाविक रूप से होती है या एक किसी संगत से आती है, या ये कहें कि ये परिवेश इसके लिए ऐसा उपलब्ध होना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत सारे मिथ हैं साहित्य की दुनिया में। साहित्य को लेकर भी मिथ हैं, कविता को लेकर भी मिथ। एक मिथ तो ये है कि ईश्वरीय ये कुछ है, गॉड गिफ्टेड जैसी चीज है और उसको दे दिया है ईश्वर को, और इसलिए जिसके ऊपर गॉड गिफ्ट है वही कविता लिखेगा। मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है, हो सकता है बहुत सारे दूसरे लेखक इससे असहमत हो, मेरा मानना है कि ये एक तरह का मिथ है जो बना हुआ है जी। कविता लिखने के लिए जो एक मूलभूत आवश्यकता होती है, जो बेसिक या नैसर्गिक स्वभाव या गुण होना चाहिए, वो है कि व्यक्ति के अंदर संवेदना होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। माने अगर वो संवेदनशील है तो उसके अंदर लेखक या कवि बनने की पूरी संभावनाएं मौजूद हैं। अब वो लिख नहीं रहा है, वो अलग बात उसकी अपनी एक अलग बात है, बिल्कुल ठीक बात अपनी, लेकिन उसके मन में चल रही है, मन के अंदर है, माने वो हमेशा तैयार है कविता के लिए। बिल्कुल ठीक बात। तो संवेदना की जरूर पहली बात है कि संवेदनशील व्यक्ति को होना चाहिए। इसके बाद उसको लेखक बनाने के लिए फिर दूसरे बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिनमें एक संगत होती है, जैसा आपने जिक्र किया कि अगर वो इस तरह के लोगों के बीच में, लेखकों के, साहित्यकारों के, पाठकों के बीच में है, तो उसके अंदर भी कहीं मन हो जाता है कि यार मैं भी कुछ लिखूं। पाठक होते होते वो कवि भी हो जाता है। संगत का असर होता है, परिवेश का असर होता है। अगर वो परिवार के अंदर अगर कुछ इस तरह का माहौल है कि किताबें हैं, पढ़ना लिखना है, माँ बाप उसके या भाई बहन कोई भी जुड़ा हुआ है, तो वो परिवेश भी होता है। और तीसरा उसका अपना एक संस्कार भी होते हैं जो समाज के अंदर वो ग्रहण करता है, अपने दोस्तों के बीच में, किन लोगों के बीच में उठना बैठना है। अगर वो इस तरह के संवेदनशील पाठकों और लेखकों के बीच में उठ बैठ रहा है जहाँ साहित्य और कविता की चर्चा हो रही है, तो तय है कि आज नहीं तो कल वो लिखना शुरू कर सकता है। और फिर लिखने के बाद की जो स्थितियां होती है वो होता है कि जैसे संगीत के अंदर मैं मानता हूं, मैं कविता या साहित्य को का सामने मैं संगीत में संगीत, हाँ, यदि अपन बात करें तो ये तो सब है, तो पैरेलल ही, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब यदि कविता के प्रति रुचि नहीं है तो संगीत उसमें रुचि आएगी नहीं उसकी। तो एक साम्य है संगीत और कविता के बीच में, और वो साम्य ये है कि रियाज। आप देखेंगे कि एक संगीतकार ऑन एयर जाने के पहले, ऑन माइक जाने के पहले रियाज करता है, कितना रियाज करता है। ठीक बात है। तो अगर ये रियाज एक लेखक जो संभावनाशील है या युवतम लेखक है, युवतम लेखक है, अगर वो रियाज करता है, कुछ भी रोज लिखने की डायरी लिखे, पत्र लिखे, कुछ भी लिख रहा है, तो उसके अंदर पूरी एक उम्मीद है कि कल वो एक बड़े एक लेखक के रूप में हमारे सामने आ सकता है। और ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन ये चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिर अरुचि क्यों पैदा हो गई है जी। ये भी बड़ी एक बड़ी बात है कि आज के बच्चों में यदि मैं बात करूं या आज की जो जनरेशन की बात करें अपन, तो वो सब चीज कर रहा है, लेकिन साहित्य के प्रति जो रुचि होना चाहिए, देखिए साहित्य जब पढ़ेंगे ना, तो जहां तक मैं समझता हूं कि उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है ना, चीजें उसको ज्ञान प्राप्त होता है, चीजें पता चलती हैं किस तरह से चलती है। तो लेकिन जब बच्चे उससे नहीं जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी जो संस्कृति है, संस्कार हैं, और जो हमारी ऋषि मुनियों की जो शोध है, वो हम तक कहाँ पहुंच पाएंगे।
ठीक बात है। मतलब बहुत बेसिक प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि ये अरुचि जो युवा पीढ़ी है, तो पीढ़ी कोई हम लोग जो है ना, इस समय इतने सारे नाम हैं उनके कि शायद आप लोग हम तो नहीं बता पाएंगे। मिलेनियम, जेन जी, है ना, माने 90 के बाद पैदा हुए, 95 के बाद पैदा हुए, है ना, तो इतने सारे करके रखा हुआ बहुत इतना वर्गीकरण हो गया है। लेकिन जो मूल प्रश्न है वो आपका अपनी जगह है कि ये क्या कारण है कि ये दूरी साहित्य के साथ, ये इस जनरेशन की दूरी दिखाई देती है। तो इसको भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम फिर थोड़ा सा पीछे चले, है ना। एक दौर मैंने आपको वो बताया था कि जब समाज में कविताओं का, कहानियों का, उपन्यासों का कल्चर था, और वो एक समय था जब लोकप्रिय साहित्य बहुत ज्यादा लोगों के बीच में पढ़ा जाता था, है ना। साहित्य को हम अगर जैसे बहुत मोटे मोटे तौर पे धाराओं में बांट लें तो दो धाराओं में बांट सकते हैं। एक तो है मेन स्ट्रीम लिटरेचर, ठीक है, या मुख्य धारा का साहित्य, जो आप कविता, कहानियां, उपन्यास, राजकमल वगैरह वगैरह बड़े प्रकाशकों की यहाँ से किताबें छप रही हैं। और एक तो उसमें जो छप रहे हैं लोग, या जो दूरदर्शन पर पढ़ रहे हैं या आकाशवाणी में जा रहे हैं, वो मुख्य धारा का साहित्य है। दूसरा है लोकप्रिय साहित्य। लोकप्रिय साहित्य शुरू से ही, मतलब 5वें 6ठे दशक से, माने जब निराला और महादेवी वर्मा और ये लोग, बच्चन, है ना, ये लोग जब थे उस जमाने से वो एक मंच था, है ना। वो एक अलग बात है कि उस समय के मंच और आज के मंच की गरिमा में बहुत जमीन आसमान का फर्क हुआ है। तो वो एक लोकप्रिय साहित्य था जो ज्यादातर वाचिक परंपरा से ही समाज के बीच जाता था, जैसे मुशायरे होती थी। तो आपने देखा होगा कि उर्दू के लेखकों की, ज्यादातर उर्दू के लेखकों की किताबें आपको नहीं मिलेगी, वो मुंह जबानी ही उनका चलता था और उन्हें याद रहता था, है ना। और वहां तो परंपरा भी थी उस्ताद शायर की और वो शागिर्द बनाने की। तो इस तरह से तो एक लोकप्रिय साहित्य था। तो हम लोगों के समय में, माने मैं आपको बता रहा हूँ ये 70s और 80s की, माने 1970 से 90 के बीच की बात मैं बता रहा हूँ। तो उस समय लोकप्रिय साहित्य के नाम पर आपने देखा होगा कि वेद प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र मोहन पाठक, गुलशन नंदा, रानू, कुशवाहा कांत वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे 50 राइटर्स थे। और कुछ तो इतने अच्छे स्तरीय लेखक थे कि जिनकी उपन्यासों पर फिल्में भी बनी। हम लोगों ने देखा कटी पतंग जैसी, झील के उस पार, उपन्यासों पर ही फिल्म बनी। तो आम जनता सीधे सीधे प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या चंद्रकांता संतति, इनसे जुड़ने से पहले लोकप्रिय साहित्य पढ़ती थी वो इनके उपन्यास पढ़ती थी। तो बरास्ता लोकप्रिय साहित्य वो साहित्य की दुनिया में पहुंचा देती थी। तो हम लोगों ने सबने कर्नल रंजीत के उपन्यास पढ़े, जेम्स हेडली चेज के उपन्यास पढ़े, सुरेंद्र मोहन पाठक के, वेद प्रकाश शर्मा। और जब वो उपन्यास उस समय रिलीज होते थे तो बड़े बड़े विज्ञापन लगते थे, वर्दी वाला गुंडा, मतलब आ रहा है वो, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो वो एक रास्ता था आने का। तो ये रास्ता बंद हुआ, माने लोकप्रिय साहित्य समाज से गायब हुआ। तो एक जो पटरी थी, एक जो रेलवे ट्रैक था जिससे होकर हम, मतलब जो हमारी पीढ़ी है वो वहां तक जा सकती थी, वो खत्म हुआ। दूसरा, दूरदर्शन का आगमन हुआ। थोड़ा सा याद करेंगे 1986 के करीब, आप लोग तो बहुत शायद छोटे होंगे, लेकिन वो एशियाड वगैरह हुआ था, है ना। उस समय लगभग दूरदर्शन का आना शुरुआत हुई थी। और फिर वो हम लोग, बुनियाद और तमाम उस पर वो आने लगे। तो धीरे धीरे जो हमारे लोग थे, समाज के लोग थे, उनका स्क्रीन टाइम बढ़ना शुरू हुआ। वो दूरदर्शन से बढ़ना शुरू हुआ। और अब तो ओटीटी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, फुल टाइम है, रील में व्यस्तता चल रही है। ठीक बात है। तो वो हुआ। अब लेकिन क्या एक बात, चूंकि ये जो आप अभी अपन जनरेशन की बात कर रहे थे, उसको कई नाम से अपन पुकारने की बात कर रहे थे, तो एक बात उनके दिमाग में ये भी रहती है कि वो उसकी तरफ जाना चाहते हैं जहां से उनको वेल्थ बनती है, जहां से उनको वेल्थ मतलब जहां से पैसा कमाया जा सकता है। हाँ जी, है ना। क्योंकि आज के बच्चों का मोटो सिर्फ एक ही है कि वो किसी न किसी तरह से अधिक पैसा बनाए। अब चूंकि साहित्य में कहीं उनको, मुझे लगता है कि ऐसा पैसा बनाने की संभावनाएं नहीं दिखती हैं क्या? इसके ये भी एक कारण हो सकता है क्या? ये भी अब आज के समय में एक था, ये जो आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। ये कुछ समय पहले तक, लगभग 10 से 15 साल पहले तक ये स्थिति थी कि साहित्य की दुनिया में पैसा नहीं है। आप लिखेंगे, कागज कलम पे आपको खर्च करना है, आप छपाई कराने में भी खुद का पैसा लगाना है, इसके बाद आप लोगों को बांटेंगे, उसमें पैसा अपने ही लगना है। साहित्य खरीद के लोग पढ़ने की आदत नहीं थी, कम से कम मैक्सिमम साहित्यकारों का, जो बहुत चर्चित हैं, जिनकी किताबें जैसे जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद है, निराला है, इनकी किताबें तो बिकती रहती हैं। लेकिन और प्रकाशक भी ये कहते थे कि भैया किताबें कहाँ बिकती हैं, किताबें बिकती नहीं है। माने आप
कोई किताब पब्लिश कराइए और उससे 5 साल बाद पूछिए कि भाई कुछ हिसाब किताब रॉयल्टी का हमें बता दीजिए, तो वो रॉयल्टी निकाल के बताएगा, तो वो कहेगा कि पिछले 3 साल में आपकी 12 किताबें बिकी हैं, तो ये 180 रुपया आपकी रॉयल्टी हो रही है। तो इस तरह की धोखाधड़ियां प्रकाशन के स्तर पर भी हुई हैं। लेकिन ये परिदृश्य चेंज हुआ है, पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है पिछले 10 सालों के दौरान, जब से जैसे क्रिकेट में IPL वगैरह आने से पहले एक बच्चा अगर क्रिकेट में जाता था तो हम लोग उसे रोकते थे कि भाई एक इंडिया की टीम है, 11 लोग वहां तक कैसे पहुंच पाओगे। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि IPL होने लगा है, तब से तो एक्सपोजर मिलने लगा क्रिकेटर्स को। तो इसी तरह से साहित्य में भी है कि आपको इतने सारे, बॉम्बे के अंदर मैं आपको एक बड़ी फैक्ट बताता हूँ, सबसे ज्यादा कमी लेखकों की है। अच्छा, बॉम्बे के अंदर लेखकों की सबसे ज्यादा कमी। हीरो बनने तो तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं मिल रही उनको, स्क्रिप्ट नहीं है। तो अभिनय के लिए तो भाई एक ठीक ठाक चेहरा चाहिए, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग चाहिए, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ बहुत कमी है। OTT जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर बहुत कमी है, सीरियल से लिखने वालों की बहुत कमी है, जेन्युइन राइटर्स की कमी है। तो अगर आज की पीढ़ी जिसे हम जेन जी अपन कह रहे हैं, अगर उसको ये लगता भी है कि ऐसी स्थिति है, तो अब वैसी स्थिति नहीं है। अब अगर वो यहाँ आए, शुरू में स्ट्रगल है, 3 साल 5 साल तो हर चीज में स्ट्रगल उसको करना है, लेकिन इसके बाद संभावना है कि अगर उसके अंदर टैलेंट है और अगर अपना रियाज वो जारी रखता है साहित्य का, तो उसमें पैसा भी है, आजकल तो है। चूंकि इसी बात को मैं और आगे बढ़ाऊं, उसके पहले मैं 2-4 शब्द और बोल देता हूँ। हे सखी देखो बसंत आयो, हे सखी देखो बसंत आयो, चलने लगी मदहोश करने वाली हवाएं। हे सखी देखो बसंत आयो, चलने लगी मदहोश करने वाली हवाएं। वृक्षों की कोपलें भरने लगी हैं, प्रकृति में नए संचार। वृक्षों की कोपलें भरने लगी हैं, प्रकृति में नए संचार। हे सखी देखो बसंत आयो, हे सखी इन मदहोश हवाओं को रोक, हे सखी इन मदहोश हवाओं को रोक, ये मन को लिए जा रही हैं अपनी मदहोशी में। हे सखी इन मदहोश हवाओं को रोक, ये मन को लिए जा रही हैं अपनी मधुसी में। देख देख ये कोयल भी कूक उठी है, थी जो अभी तक मौन। लगता है उसके ब्रह रूपी मौन को बसंत ने दे दिए हों शब्द। कैसे कूक रही है ये, जैसे अपनी प्रियतम को बुलाती हो। हे सखी देखो बसंत आयो। तो भाई साहब, ये जो कवि है, तो कवि की जो कल्पना है की बात करूं मैं आपसे, कि कवि कोयल को और पेड़ पौधे पशु पक्षी सब में अपनी जीवंत संभावनाएं देखकर और किस तरह से एक समावेश करके प्रकृति का चित्रण कर देता है, वो क्या है वैसा? कविता जब आती है एक लेखक के पास, तो उसके बहुत सारे विभिन्न स्रोत होते हैं, बहुत सारी धाराएं, जैसे नदी होती है, सारी नदियां भागती हैं सागर की तरफ, तो ऐसी ये सारी ये धाराएं हैं। प्रकृति उसमें से एक है, प्रकृति उसमें से उस धारा में से एक है। तो अब ये जो प्रकृति है ये लेखक के पास कैसे आती है, तो वो 2 तरह से आती है। जैसे हम लोग तो एक छोटे से कस्बे में रहते हैं, कुछ लोग और छोटी जगह में रहते हैं, गांव में भी रहते हैं। लेकिन आप कल्पना करिए कि जो आदमी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहा है, दिल्ली में या बॉम्बे में रह रहा है, वहां तो प्रकृति लगभग ना के बराबर है, वहां तो पॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। हाँ, पॉल्यूशन है। तो अब उसके पास कैसे आएगी? तो वो कविता में 2 तरह से उसका मॉड्यूलेशन होता है, रूपांतरण होता है। एक तो वो स्मृति के सहारे, माने वो दिल्ली में पैदा तो नहीं हुआ, वो कहीं पहाड़ का है, उत्तराखंड का है, रेवांचल का है या बुंदेलखंड का है, तो वो अपने स्मृतियां पुरानी अपनी स्मृतियां को करता है। वो अपने साथ पहाड़, नदी, पठार, उन सब की स्मृति लेके दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है। तो वो उन स्मृतियों के सहारे कविता लिख रहा होता है। और जहाँ प्रकृति हम जैसे लोगों के लिए तो ईश्वर का वरदान है कि हमारे तो सामने है, तो वो एक तादाद में जो है उसका नेचर के साथ। अब उसके लिए अवकाश चाहिए और एकांत चाहिए, और ये 2 चीजें इस समय सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, मिल रही है। तो जिस लेखक ने ये निकाल लिया, अवकाश निकाल लिया और एकांत अपना निकाल लिया, है ना, तो अकेलेपन और एकांत में भी यही अंतर है। अकेलापन एक थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, एकांत चुना हुआ है, उसने चूज किया आपने हुआ, एकांत थोपा हुआ। कविता जब भी कविता की बात होती है, मैं समझता हूँ कि जैसे आपने शुरू में ही कहा था कि कवि होने के लिए संवेदनशील होना आवश्यक है। तो निश्चित तौर पे एक कवि 2 रूप में जन्म लेता है, या तो उसके अंदर प्रेम होगा, और या जब वो
वियोग में होगा तो उसके मन से कविताएं निकलती हैं, ऐसा मेरे को लगता है ना। तो इसी क्रम को और बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि आपकी कोई सबसे अच्छी कोई रचना हो वो थोड़ा सुनाने का प्रयास करें, फिर उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। हाँ जी। ये एक कविता है, इसका शीर्षक है एक दिन। जी। एक दिन, जिसका हम बार बार ये जिक्र करते हैं ना कि बच्चे, माँ बाप यहाँ हैं, बच्चे अमेरिका पहुंच गए हैं। देखना एक दिन बस हम दोनों रह जाएंगे। देखना एक दिन बस हम दोनों रह जाएंगे इस घोंसले में। बहुत अच्छे। देखना एक दिन मैं कहूंगा तुमसे, अच्छा हुआ ना जो घोंसला बड़ा नहीं बनाया हमने। देखना एक दिन मैं कहूंगा तुमसे, अच्छा हुआ ना जो घोंसला बड़ा नहीं बनाया हमने। देखना एक दिन इसी घोंसले की दहरी से हम देखेंगे दूर आसमान में सितारों के तिनकों से बना हमारे बच्चों का घोंसला। बहुत बढ़िया। अमेरिका, जर्मन। देखना एक दिन इसी घोंसले की दहरी से हम देखेंगे दूर आसमान में सितारों के तिनकों से बना हमारे बच्चों का घोंसला। देखना एक दिन अपनी नम आंखों से मेरी तरफ देखते हुए तुम जिद करोगी वहां चलने की। देखना एक दिन अपनी नम आंखों से मेरी तरफ देखते हुए तुम जिद करोगी वहां चलने की, और मैं कहूंगा तुमसे उड़ सकोगी इतने प्रकाश वर्ष दूर। बहुत बढ़िया। और मैं कहूंगा उड़ सकोगी इतने प्रकाश वर्ष दूर। आज ये कविता क्या ये जीवन की सच्चाई हो चली है। एक अमूमन माँ बाप अकेले रह जाते हैं और बच्चे बाहर चले जाते हैं। तो जब मैं कहता हूँ कि जब ये बात होती है कि पिता कल भी अकेला था, पिता आज भी अकेला है। पिता कल शहर जाता था पैसे कमाने के लिए, बच्चे गांव में रहते थे। आज पिता गांव में रहता है, बच्चे शहर में रहते हैं। पिता कल भी अकेला था, आज भी अकेला है। तो ये एक सिलसिला है, सामाजिक सिलसिला है, सामाजिक स्थितियां ऐसी हो चली हैं। तो अब इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की ओर चलते हैं। तो ये बताया वैसे आपकी जो ये साहित्य के प्रति रुचि थी, ये कब से वो हुई, और इस साहित्य के में आपने अभी तक कितने आपकी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, और अभी आपका कोई लेखन चल रहा है क्या? लेखन तो मतलब लगभग जारी, सतत जारी है। अभी हाल ही में जो अभी विश्व पुस्तक मेला हुआ है आपका जनवरी में 2026 में, तो उसमें मेरी 2 किताबें अभी आई हैं। एक उसमें खलील जिब्रान एक बहुत बड़े लेखक हैं लेबनान के। अच्छा। लेबनान अमेरिका के। जी। लेबनान में जन्मे थे, बाद में वो अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। जी। तो बहुत बड़े लेखक हैं, विश्व के बड़े लेखकों में से एक हैं, और शायद ही दुनिया की कोई भाषा होगी जिसमें उनकी किताबों का अनुवाद ना हुआ हो। जी। तो सबसे चर्चित किताब उनकी एक पैगंबर करके, द प्रोफेट करके है, वो है। और उसके अलावा उनकी जो बोध कथाएं हैं वो अद्भुत हैं और कमाल की हैं। ओशो ने भी बहुत सारी उनकी बोध कथाएं का इस्तेमाल अपने प्रवचनों में किया हुआ। तो उनकी चुनी हुई प्रतिनिधि रचनाओं के अनुवाद मैंने किया था, तो उसकी किताब अभी आई है बोधि प्रकाशन जयपुर से। जी। एक वो किताब आई है, और एक जो अमेरिकन कवियत्री है एमिली डिकिंसन करके। अच्छा। जो हमारे सुनने वाले जो श्रोता हैं उनको मैं बता दूं कि एमिली डिकिंसन अमेरिका की एकमात्र ऐसी कवियत्री है, या पूरी दुनिया की ऐसी कवियत्री है जिसने मृत्यु पर 700 से अधिक कविताएं लिखी है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई कवि नहीं हुआ है जिसने मृत्यु के ऊपर इतनी कविताएं, उसकी 700 से अधिक कविताएं उसकी हैं। और सबसे खास बात यह है कि अपने जीवन काल में उसकी केवल 5 कविताएं प्रकाशित हुई थी। मतलब उसकी कोई कविता छापता ही नहीं था। अलग तरह की कविता, जैसे मैंने लिखी कि देखा है मैंने अपनी मृत्यु का स्वप्न। अब जब मैं उसका चित्रण करूंगा तो निश्चित तौर पे आदमी को लगेगा कहाँ ये मरने वाली चीजें जो है। तो उसकी किताब का एक अनुवाद आया है सेतु प्रकाशन दिल्ली से, दोनों विमोचन अभी हुआ है। बाकी अभी तक लगभग, मतलब अब मुझे खुद याद नहीं है, लेकिन हाँ 7 या 8 तो कविता संकलन मेरे प्रकाशित हैं जी। और 5 या 6 अनुवाद की किताबें हैं, जिनमें मुइसे एनिया करके है, एक तुर्की की कवियत्री है जी, मुइसेर एनिया, और एक और है मेंटिन जैंगिस करके वहीं के तुर्की के। तो उनकी दोनों किताबों का अनुवाद मैंने किया है। और मेरी अपनी कविताओं का अनुवाद लगभग नेपाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती, इन सब भाषाओं में हो चुका है। तो चल रहा है काम। मैं ये और थोड़ा सा आपसे चाह रहा था कि
आप इतना सब भाषाओं में भी अपना अनुवाद कर रहे हैं और आपकी क्षमताएं भी बहुत अच्छी हैं, तो कोई आप ऐसा एक मंच क्यों नहीं उपलब्ध कराते जिसमें कि नए बच्चों को एक लिखने की और प्रेरणादायक अपन कोई अपनी तरफ से उनको दे पाए? अब इस पॉडकास्ट के बाद हम लोग मिलकर इस पर कुछ करेंगे। बाकी इसके पहले मैं कोशिश कर चुका हूँ, मैंने कोशिश की, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। उसके दूसरे कारण रहे जिन पर इस पॉडकास्ट में बात करना उचित नहीं है। हाँ, उचित नहीं होगा। लेकिन वो वही बात जो तुमने शुरू में कही कि उन बच्चों के मन में ये है कि जो मुख्य धारा का साहित्य है उसमें स्ट्रगल बहुत है, नंबर 1, संघर्ष बहुत है, पैसा नहीं है, नंबर 2। तो उन्हें लगता है कि जो मंच है, जो बहुत पॉपुलर मंच है आज की इस समय की, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके रोल मॉडल हमारे बड़े साहित्यकार नहीं, उनके रोल मॉडल कुमार विश्वास उन्होंने 4 लाइन से शुरू करा, तो बस वो सारे के सारे जो नए लिखने वाले हैं उनका रोल मॉडल है कि बस हमें वो बनना है ना। और दूसरा उन्हें लगता है कि अभी भी जो लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं जो आते हैं, तो वो बड़े खुश होकर हमें बताते हैं कि मैं वहां गया था तो वहां मुझे 3000 मिल गए, वहां मुझे 5000 मिल गए। बल्कि एक बच्चे ने तो मेरे से ये कहा कि प्रेमचंद जी के तो फोटो में देखो जूते फटे हुए थे, मैं तो आज जाता हूँ तो मुझे 5000 मिल जाते हैं। तो अब क्या कहोगे आप उनसे? सही बात है, सही बात। मतलब हम प्रेमचंद के पैरों की धूल भी हम नहीं साहित्य के मामले में तो स्वाभाविक सी बात है, धूल भी नहीं है। तो ये जो व्यामोह है ना बच्चों के अंदर, अभी जब तक ये टूटेगा कभी नीरज हुए हैं, काका हाथरसी जो है, मतलब ये मंच की भी एक गरिमा, जब बिहारी सरोज शब्द सुना है। जब नीरज की कविताएं, आज वो उनके लिए तो एक श्रद्धांजलि स्वरूप ही है। जब वो बोलते, इतने स्लो, कोई हर आदमी को समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब वो बोलते थे तो जो है ओम व्यास जी, मतलब कुछ अच्छे कवि, ऐसा नहीं है कि नहीं जो है, लेकिन वो टीवी के आने से हुआ थोड़ा सा। टीवी पर ये जो लाफ्टर शो और कवि सम्मेलन, इनके बीच मिक्स कर दिया। तो लगा कि यार जब लतीफों से काम चल सकता है तो फिर काहे के लिए मेहनत की जाए साहित्य में, साहित्य की दुनिया में। हालांकि ये प्रश्न आपने पूछा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको कि जो लिखने वाला है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। स्वाभाविक सी बात है। जब तक वो पढ़ेगा नहीं कि क्या लिखा जा चुका है, क्या लिखा जा रहा है, तब उसे समझ में आएगी कि हमें क्या लिखना है। तब उसे यही नहीं मालूम है कि क्या लिखा जा चुका है। वो लिख रहा है, वो आज से 50 साल पहले कोई लिख के ही चला गया होगा। वो तो स्वाभाविक सी बात है। तो पढ़ने की जो प्रवृत्ति खत्म हुई, उसका एक असर ये भी है कि नए या नवोदित लेखक, जैसे एक जमाने में इसी शहर के अंदर आप उन सबसे परिचित हैं, हमारे जो सीनियर पोइट्स जहाँ रहे, तारण जी हैं या नमाजी दत्ता जी वगैरह, सब लोग, सही बात है। तो इसके बाद हम लोगों की पीढ़ी आई थी, मैं था, सलीम तरह थे, आपको अगर याद होगा तो, है ना। लेकिन अब उस तरह से मंच के बच्चे तो बहुत आ गए हैं, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, खूब पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा जो साहित्य में एक गरिमा के साथ आना चाहिए, वो गरिमा नहीं हो पा रही, या अपना कोई संकलन यदि कहें तो संकलन नहीं बन पा रहा है। संकलन के साथ जो दिक्कतें हैं, ये अभी आपके जवाब में से ये प्रश्न निकल के आ गया है कि जब आप मंच पर कोई कविता पढ़ते हैं, जैसे एक चुटकुला पढ़ा आपने, तो लोगों ने सुना, आपकी स्टाइल को सराहा और लोगों ने तालियां बजाई, भाई भाई कर दी। लेकिन अगर उसी चुटकुले को आप किताब में छाप देंगे तो उसका प्रभाव ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जो पूरा प्रभाव था वो तो सुनने का ही प्रभाव था। चलिए, खैर बहुत अच्छा लगा आज की जो बात हुई, और चूंकि ये विषय भी ऐसा है कि बहुत ज्यादा रुचि इसमें लोगों की नहीं है, लेकिन मैं अलग अलग तरह के पॉडकास्ट बनाता हूं, और मेरा एक नया प्रयास ये है कि देश के अंदर जितनी भी प्रतिभाएं हैं उनको सम्मान मिले, और सम्मान के साथ साथ हम अपनी तरफ से उसमें क्या योगदान दे सकते हैं। शिकायत करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन एक प्रयास करके हम समाधान की ओर जा सकते हैं, और कोशिश करें कि नए बच्चे इस दिशा में मुड़ें, और अच्छा साहित्य जो है, जैसा आपने कहा कि आज स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई नहीं है, तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी जा सकती है, और गांव से ज्यादा अच्छी स्क्रिप्ट शायद ही कोई लिख सकता है। भाषा है ना, भाषा नहीं, भाषा के साथ साथ जो परिवेश है, वो परिवेश की स्क्रिप्ट जब जाएगी ना, तो निश्चित तौर पे अब नदिया के पार है ना, एक मूवी जरा से कम बजट की मूवी बन के करोड़ अरबों रुपए कमा लेती है, तो कैसे कमा लेती है? एक गांव के परिवेश से तो कमा लेती है ना। तो निश्चित तौर पे ये यदि इस तरह बच्चों का झुकाव होता है
तो इससे पैसा भी कमाया जा सकता है और अपना नाम तो स्वाभाविक रूप से उसमें मिलता ही है। बिल्कुल। तो आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी शुक्रिया।